हेलो एंड वेलकम बैक है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार सक्षम में। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने बात की थी, इसके हम ऑलरेडी 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप कि आपको हर एक चीज़ उसमें सारी समझ में आई होगी। मैंने आपको बहुत ही एक कॉन्साइज तरीके में भी नहीं बताया है, इट मीन्स मैंने बहुत शॉर्ट वे में भी आपको नहीं बताया है। आपको मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों के मुझे रिस्पांस भी अच्छे मिले हैं, तो मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में। बट उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आज वैसे हम किस चीज़ की बात करेंगे, आज हम द्रव्यमान और भार की हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं, सो दैट कि एक जैसे स्टोरी होती है, कहानी जैसे होती है, तो कहानी को बांधे रखने के लिए किस टाइप से बोला जाता है कि एक बार की बात थी, एक राजा था, वो जंगल में जा रहा था कि अचानक ऐसा हुआ, है ना। तो वैसे ही हम हर रोज़ एक स्टोरी बना के चलते हैं। मैं आपको हर रोज़ एक क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि पहले हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो क्या जाना आपने आपने जाना कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, एक बल होता है, एक फोर्स होता है। और कैसा फोर्स होता है ये सर, ये एक ऐसा फोर्स होता है जिसे पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। यही जाना आपने, बिल्कुल यही जाना आपने। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या जाना कि जो केपलर के जो लॉ थे, केपलर ने कुछ नियम दिए थे। किसके नियम दिए थे सर? केपलर ने ग्रह के नियम थे, ग्रह के गति के नियम दिए थे। किसने? केपलर ने ग्रह के गति के नियम। देखो क्वेश्चन बताते जा रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ग्रह के गति के नियम किसने दिए? तो किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि ग्रह की गति के बारे में किसने बताया? देखो ग्रह के गति के नियम जो दिए थे वो केपलर ने दिए थे, ये आपको मैंने लिखवा दिया है, तो ये तो आपको याद होगा। लेकिन जो ग्रह के गति के बारे में बताया था, तो केवल ग्रह के गति के बारे में किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। 2 क्वेश्चन, ठीक है। ग्रह का जो थर्ड नियम है सर, ग्रह की गति का, कॉपरनिकस ने जो दिया था, उसका यूज करके न्यूटन साहब ने क्या बनाया, एक फोर्स के बारे में उन्होंने बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? एक कांस्टेंट जी होता है। मैं एम ले रहा हूं, स्मॉल कैपिटल एम, एक स्मॉल एम एंड आर स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या हो गया, मेरा दूरी हो गया। ये जाना आपने। तो यहां पे स्मॉल एम और ये कैपिटल एम एंड स्मॉल एम क्या है? देखो कैपिटल एम क्या है मेरा? ये धरती का मेरा द्रव्यमान है। द्रव्यमान सभी को पता है, द्रव्यमान मीन्स, द्रव्यमान होता है बच्चा आपका कि किसी चीज में कितना पदार्थ लगा हुआ है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर कितने पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस केवल मात्र इस कैप की, इस ढक्कन की, ये ढक्कन मेरा छोटा है, ये ढक्कन आपके कितने पदार्थ से मिलकर बना हुआ होगा, तो ये इसका द्रव्यमान हो जाएगा। इज इट और नॉट? बात समझ में आई? तो इसी टाइप से धरती कितनी बड़ी धरती है, धरती कितने चीजों से मिलकर बनी हुई है, कितने पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, उसे कह दिया जाता है द्रव्यमान। ये छोटा मैंने m लिखा हुआ है, ये छोटा m मेरा क्या है बच्चा? ये है मेरा वस्तु का द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि सर धरती में कोई भी चीज है, क्योंकि धरती अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो किसे आकर्षित कर रही है सर? किसी वस्तु को आकर्षित कर रही होगी, है ना। अब वस्तु में कुछ भी हो सकता है, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे सिंपली हमने क्या बताया था कि धरती में कोई भी जो वस्तु आकर्षित करती है, उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फोर्स इक्वल्स टू दिस एंड दिस वन। ये आर स्क्वायर क्या है सर? ये मेरा ये दूरी है, इसको मैं डी से भी डिनोट करता हूं, डी भी मैं इसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपने जाना कि सर कि इस दुनिया में, ये यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरे को आकर्षित करती है ना। आप किसी राह में चल रहे हैं, आप राह में चल रहे हैं, और इस राह में चलते चलते आपको कई चीजें दिखती हैं। आपको यहाँ पे पेड़ दिखाई देते हैं, आपको यहाँ पे छोटी मोटी चीजें भी दिखाई देती हैं, कोई पत्थर दिख जाते हैं आपको कारें दिखती हैं यहाँ पे, आपको हो सकता है कि यहाँ पे चलते आते जाते हुए आपको साइकिल दिख जाते हैं, है ना। आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख जाते हैं। तो आप इन लोगों की तरफ या इनकी तरफ क्या आकर्षित नहीं होते? सर बिल्कुल आप आकर्षित होते हैं। आकर्षित कहने का मतलब मेरा यह है कि आपके बीच में और इन वस्तुओं के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेट सपोज मेरे हाथ में ये है, एक मेरा मार्कर है, तो क्या ये मार्कर मेरे को अपनी ओर खींच रहा है? तो बिल्कुल ये मार्कर मुझे अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरा फोर्स है अट्रैक्शन का, वो क्या है? बहुत कम है। मतलब जो हम दोनों के बीच बल लग रहा है सर, वो बहुत कम है।
इस वजह से जो ये पिंड होते हैं या कोई भी दो वस्तुएं होती हैं वो आपस में क्या नहीं हो पाती हैं, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, या मैं कह सकता हूं वो चिपकती नहीं है। जैसे कि अगर आप हम लोग क्या है, ये मेरी हमारी अर्थ है प्यारी सी, इस धरती पे हम लोग चल फिर पाते हैं। किसकी वजह से चल फिर पाते हैं सर धरती में? इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम यहाँ पे चल पाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो क्या करता है, किसी भी चीज को धरती से बांधे हुए रखता है। इवन हमारा जो वायुमंडल है, ये हमारा वायुमंडल होगा यहाँ पे, ये वायुमंडल भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि धरती का मास, धरती का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए धरती अपनी ओर चीज़ों को खींच लेती है ना। लेकिन जब हम दो वस्तुओं के बीच में कोई हम एक बल की बात करते हैं कि माना मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मेरा एक पत्थर मेरा ये है, ये मेरा एक पत्थर ये है, ये पत्थर इस पत्थर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, लेकिन इनका जो बल है या फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में वो बहुत कम है। इस फोर्स के बहुत कम होने की वजह से ये इनको आपस में ये क्या नहीं हो पाते, ये एक दूसरे पे चिपकते नहीं है। धरती पे हम लोग क्यों आ जाते हैं या हम कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वापस अर्थ पे क्यों आ जाती है? क्योंकि अर्थ का द्रव्यमान क्या है, बहुत ज़्यादा है। द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होने के कारण अर्थ हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बात की थी इस जी के बारे में कि जी क्या है। जी मेरा क्या है सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक। इसका मान कितना होता है? इसका मान मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, क्यों निकला था, कैसे निकला था, कहां से निकला था, ये मैंने आपको बताया था। 6.673 10⁻11। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर और आपका kg-2। यूनिट कैसे निकालते हैं ये अब आपको समझ में आ गया होगा, यूनिट कैसे निकालते, तो मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा अभी। डन। तो एक क्वेश्चन आपका ये है यहाँ पे कि जी की वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है और किसने इसे ढूंढा था? कैवेंडिश ने इसे ढूंढा था, ठीक है। जी का जो मान बताया था वो किसने बताया था? हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, हेनरी कैवेंडिश ने इसका मान बताया था। वैसे यहां पे न्यूटन ने, क्योंकि ये फोर्स का जो फॉर्मूला है वो न्यूटन ने दिया था, लेकिन न्यूटन ने इसका जो मान है, जी का मान, वो नहीं बता पाए थे। और एक ये जो जी का वैल्यू है, क्या है ये 6.673, यही वो बल है सर जिस बल से धरती अपनी ओर किसी चीज को खींचती है। और किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी? वो करेगी अर्थ के मास पे और किसी वस्तु के मास पे, दैट्स इट। और उनके बीच की जो दूरी है इसके ऊपर डिपेंड करता है कोई भी जो मेरा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? और आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत आसानी से हर एक चीज को बारीकी से समझाया हुआ है कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, और विद न्यूमेरिकल के साथ आपको ये चीजें प्रूव की हुई हैं कि क्यों धरती का मास ज़्यादा होने के कारण कैसे चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और जो दो कोई पिंड होते हैं वो क्यों ऐसे ही अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बात की थी किसके बारे में? हमने बात की थी मुक्त पतन के बारे में। अब ये मुक्त पतन क्या होता है? फ्री फॉल हम जिसे कहते हैं, ठीक है। मुक्त पतन मीन्स क्या हो गया सर? आपकी धरती है, ये धरती है, बिल्कुल सर ये धरती है। इस धरती पे कोई भी चीज ऊपर से गिर रही है नीचे, लेट्स सपोज मेरी ये क्रिकेट की कोई एक गेंद हो गई या कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका पिंड हो सकता है। अगर ये धरती पे नीचे गिर रही है, ये आ रही है, धरती पे आएगी, जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण बल है। तो अब हमें क्या देखना होता है, क्या जब ये वस्तु धरती पे आ रही है तो क्या इसकी जो वेलोसिटी है, क्या जो इसका वेग है वो समान है? क्या वेग इसका समान होता है? और इसी को मुक्त पतन कहा जाता है। मुक्त पतन मीन्स जो वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है। अब ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी की ओर ही वस्तु गिरती है, इसके पीछे और भी रीजंस होते हैं। रीजंस मीन्स एकमात्र ऐसा नहीं कि पृथ्वी की ओर जो वस्तु गिरेगी हम उसको कहेंगे कि मुक्त पतन में है। ऐसे आपके सैटेलाइट भी हैं, आपके उपग्रह भी हैं जो पृथ्वी की चारों ओर घूमते रहते हैं। किस कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये भी आपको मालूम है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल एक वस्तु जो पृथ्वी की ओर गिर रही है वही एक मुक्त पतन में होती है। अगर आप कहीं बड़ी लेवल पर जाएंगे, किसी दूसरी क्लास में जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। लेकिन अभी के लिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं। तो आप मान के चलिए कि कोई वस्तु जो पृथ्वी पर गिर रही है, मैं कह सकता हूं कि वस्तु किसमें? मुक्त पतन में है। डन। चलिए, सेकंड चीज क्या आती है? जब भी हमने मुक्त पतन की बात की, जब हमने देखा कि कोई वस्तु जो है मुक्त पतन में है, तो क्या इस वस्तु का वेग निश्चित है? क्या वस्तु का वेग निश्चित है? हमने देखा नहीं, वस्तु का वेग क्या है? निश्चित नहीं। ये क्या होता है? लगातार बढ़ता रहता है। यही जाना हमने, वेग क्या होता है? लगातार बढ़ता रहता है। और आपको मालूम है, देखो भैया, कि कोई वस्तु है, ये ऊपर गई होगी तो इसका वेग 0 रहा होगा, है ना? ऊपर तो 0 रहा होगा।
जैसे जैसे ये नीचे आई मैंने कहा इसका वेग बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या है कि वेग चेंज हो रहा है, और जब वेग चेंज हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए, इससे बोला जाता है त्वरण। क्या नाम दे देते हैं हम? त्वरण। जो नॉर्मल त्वरण होता है उसे हम एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं। लेकिन ये त्वरण किसकी वजह से है? सर ये जो त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से लग रहा है। बात समझ में आई क्या? देखो, जब भी हम फोर्स की बात करते हैं, हमने जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है फोर्स, ये F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी से तो हम पता करते हैं ना कि फोर्स कितना लग रहा है किसी भी चीज पे। अगर आपने कोई, मेरी कार है, इस कार पे अगर आपने पीछे से धक्का दे दिया तो कितना आप इसे धक्का दे रहे हैं, कितना फोर्स आप इस पे लगाएंगे, बेसिकली हम इससे निकालते हैं। संवेग में परिवर्तन किधर होता है? बेसिकली संवेग मेरा क्या होता है? संवेग मेरा मास इंटू वेलोसिटी होता है, द्रव्यमान मल्टीप्लाई जो मेरा वेग होता है, इसको मैं संवेग कहता हूं। आपको मालूम है ये सारी चीजें। तो जब इसमें जो परिवर्तन होता है बेसिकली, उसको मैंने यहां पे एक्सेलरेशन ए लिख देता हूं उस चीज को। तो मेरे पास फॉर्मूला बेसिकली एक ये भी आ जाता है फोर्स का। इतनी बात समझ में आई? तो देखो, जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात नहीं कर रहे थे, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा, जब हम बात कर रहे थे केवल फोर्स की, कि भैया हम किसी चीज को, स्थिर चीज को चला सकते हैं, गतिमान अवस्था में ला सकते हैं। जैसे मैंने कोई एक कार है, मैं इस कार को गतिमान अवस्था में लेके आ गया। या फिर फोर्स से क्या हो सकता है? कोई बॉल चल रही है आपकी, ये बॉल चल रही है, आप इसको रोक सकते हैं, स्थिर अवस्था में ला सकते हैं। दो ही चीज के लिए तो फोर्स हम यूज कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, बिल्कुल सर हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ना, देखो पहले इसकी जो वेलोसिटी है, वेग जीरो रहा होगा क्योंकि रुकी हुई चीज है। अब सर इसके वेग में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले जीरो था, तो अब कुछ स्पीड से चलने लग गया होगा, कुछ वेग से चलने लग गया होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे क्या हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ है। और जब वेग में परिवर्तन होता है बच्चा, तो इसी को मैं क्या नाम देता हूं? इसको मैं नाम दे देता हूं त्वरण का, और जिसे मैं ए से मैं डिनोट करता हूं। इतनी बात समझ में आई? और ऐसे ही अगर कोई वस्तु चल रही होगी, मतलब इसकी कोई वेलोसिटी होगी, माना मैं कह दूं इसके 10 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई ये बॉल मेरी जो चल रही है, किसी बैट्समैन ने बॉल मार दी है, और देखो उसमें तो कोई वेलोसिटी होगी ना, कोई वेग होगा उसका। अब इसने क्या किया, बाद में किसी खिलाड़ी ने इस बॉल को रोक दिया, यहां पे रोक दिया इसने, यहां पे तो रोक देगा, तो इसकी मतलब वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। बॉल रुक गई तो मतलब इसका वेग जीरो हो जाएगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि वहां पे वेग में क्या होगा? परिवर्तन हुआ है, तो मतलब त्वरण वहां पे आ जाएगा, क्योंकि जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो उस चीज को बोला जाता है त्वरण, ठीक है। तो मतलब एक फोर्स की वजह से बेसिकली त्वरण लग रहा है, यही मैं कह रहा हूं। लेकिन यहां पे किस फोर्स की वजह से त्वरण लग रहा है? सर ये लग रहा है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स आपका, ये इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, यहां पे ये त्वरण आ रहा है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं ए से डिनोट नहीं करता हूं, इसको मैं डिनोट करता हूं जी से। कैसे जी से? स्मॉल जी से। समझ में आई? जो गुरुत्वीय त्वरण, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण लगता है, उसे मैं कहता हूं स्मॉल जी से, मैं इसे डिनोट करता हूं। और इसकी यूनिट क्या होगी? जो मेरी सर नॉर्मल, जो मेरी त्वरण की यूनिट होती है, नॉर्मल त्वरण की यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए। नॉर्मल त्वरण कैसे निकालते हैं हम? कि हम कहते हैं सर वेग में परिवर्तन की दर, मतलब v माइनस यू बाई टी। अगर आपको याद होगा, और हमने यहाँ से आपको मैंने यूनिट निकालना सिखाया था, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीटर सेकंड की पावर -2। इस टाइप से मैं इसे लिख सकता हूँ। समझ में आई बात सभी को? सर जो नॉर्मल एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वही आपकी जी की यूनिट भी होगी, मतलब इसकी यूनिट भी m-s-2 मीटर सेकंड -2 बोल दो इसे, या फिर आप इसे भी लिख सकते हैं। मैंने ये भी आपको बताया था कि इसे ऐसा क्यों लिखा जाता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अच्छा, मैं मान के चलता हूं आपको थोड़ी बहुत चीजें कंफ्यूजन में होंगी। तो देखो, ये मेरी कोई धरती है, ये मेरी अर्थ है। इस अर्थ से आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। अब इस बॉल के लिए देखो, एक मैं टी लिख रहा हूं, एक मैं यहां पे लिख रहा हूं वी, मैं लिख रहा हूं यहां पे मैं वी लिख रहा हूं, और यहां पे मैं लिख रहा हूं, मान ये मेरा डी लिख रहा हूं मैं यहां पे, और मैं यहां पे वी लिख रहा हूं। कहने का मतलब मेरा क्या है? देखो, जब आपने बॉल को फेंका होगा तो एक निश्चित दूरी पे जाके बॉल रुक गई होगी, है ना। तो जब बॉल रुकी होगी यहां पे जाके, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे जब बॉल रुकी होगी, तो मैं जीरो टाइम पे, उस टाइम पे क्या होगा, उसने कोई दूरी कवर नहीं की होगी, तो दूरी भी जीरो होगी और वेलोसिटी भी मेरी जीरो होगी, क्योंकि ये बॉल कहीं जा नहीं रही है ना। कभी आपने बॉल फेंकी है ऊपर की तरफ, बचपन में खेला होगा या अभी भी खेलते हो, किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हो, तो वो यहाँ से जैसे आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे, तो भैया एक पॉइंट पे जाके वो चीज़ रुक जाएगी ना। और जब वो रुकी हुई होगी, तो मैं उस अवस्था की बात कर रहा हूँ कि माना उस समय उसका टाइम जीरो हो रहा होगा, डिस्टेंस उसने भी जीरो कवर की होगी, क्योंकि अभी तो नीचे नहीं आई ना, कहीं पे रुकी होगी, थोड़ी देर के लिए तो रुकी होगी ना, सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए, किसी एक सेकंड के लिए तो रुकी होगी वो।
तो उस समय उसने 0 डिस्टेंस कवर की, तो उसका वेग भी 0 होगा। अब जैसे टाइम बढ़ा, टाइम हुआ सर 1 सेकेंड, इसको करेक्शन कर लेना, मैंने परसों आपको 5 सेकेंड करवाया था, ठीक है। अब जो 5 सेकेंड करवाया था कल या परसों जब भी करवाया था, तो उस 5 सेकेंड को मैं बताऊंगा कि 5 सेकेंड की वजह से कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मैंने 1 सेकेंड ये किया, तो 1 सेकेंड मीन्स अब ये बॉल नीचे आने लग गई, तो 1 सेकेंड में सर इसने कुछ दूरी तय कर दी। माना मैं कहूँ कि इसने 15 मीटर या 10 मीटर इसने दूरी तय कर दी है 1 सेकेंड में, माना तो मैं कहूँ यहाँ पे कि इसने 10 मीटर दूरी तय की है। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी माना वेलोसिटी आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी, वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेग क्या होता है मेरा, विस्थापन बटे समय, यही होता है विस्थापन बटे समय। और विस्थापन को किस में डिनोट करते हैं, विस्थापन सर दो बिंदुओं के बीच एक विस्थापन मीन्स जब हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, जिस जो सदिश राशि होती है, एक दिशा की हम बात कर रहे होते हैं, तो मीटर होता है इसका, और समय को हम सेकंड से डिनोट करते हैं, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाती है। इसलिए मैंने वेग को क्या लिख रहा हूँ, 9.8 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में ये जो 10 मीटर है, ये 10 मीटर से ज़्यादा बढ़ के ये हो गया माना लेट सपोज आपका 25 मीटर, और जो 9.8 है ये हो जाएगा आपका 2 8 जा 60 एंड 9.6, ठीक है, किसमें, मीटर पर सेकेंड। ऐसे आपका थर्ड सेकेंड में ये क्या हो जाएगा, माना आपका ये हो गया आपका 40 मीटर, और ये 9.86 होकर ये कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये 29.4। इज इट और नॉट, बात समझ में आई। तो यहां पे समझाने वाली बात क्या है, क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए ये क्या है, मेरा वेग है ना। देखो अब ये जो बॉल है 10 मीटर में यहां रही होगी, फिर ये 2 सेकंड बाद कहां पे आ गई, ये सर ये 25 मीटर इसने चल दी है, अपनी जो दूरी कवर की है, एक पॉइंट ऐसा आ गया सर ये धरती पे आ गई होगी, यही हुआ होगा, है ना। तो यहां पे आप समझिए कि देखो वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है, वेग लगातार बढ़ रहा है। देखो पहले 0 था, फिर 9.8 हो गया, फिर 19.6 हुआ, फिर 29.4 हुआ। यहां पे दूसरी चीज आपको देखने वाली क्या है, देखो जब टाइम 0 तो डिस्टेंस 0 होनी चाहिए। जब टाइम 1 सेकेंड है तो यहां पे डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये 10 मीटर कवर कर रहा है। जब टाइम 2 सेकेंड है, मतलब देखो ना इन दोनों के बीच में 1 सेकेंड का डिफरेंस है, लेकिन इसने जो दूरी कवर की है वो 25 मीटर की दूरी तय की है। मतलब पहले तो इसने 10 मीटर तय की थी, उसके बाद इसने डायरेक्टली 15 मीटर और कर लिया है। 15 मीन्स 10 + 15 25, तो मतलब पहले एक सेकंड में तो इसने 10 मीटर तय की, और दूसरी सेकंड इसने 15 मिनट दूरी तय कर ली। थर्ड में देखो 40 मीटर तय कर ली। मतलब वेग में लगातार वेग बढ़ रहा है आपका। ये इसने इसकी जो दूरी है, दूरी भी फटाफट कम होती जा रही है। कम होते जाने का मतलब बढ़ रही है। मैं दो तरीके से कह रहा हूं। कम होने का मतलब देखो धरती पे आने के लिए तो दूरी कम होगी ना, लेकिन ऐसे में ये इसकी क्या हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, फटाफट 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 चल रही है। और यहां पे आने पे जो वेलोसिटी होती है बच्चा, वो मैक्सिमम होती है। तो आपको बस कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक चीज याद रखिए कि वेग बढ़ता है मुक्त पतन के केस में। देखो ये वेग बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चा त्वरण की, त्वरण मीन्स त्वरण की अगर मैं बात करता हूं, त्वरण कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग डिवाइडेड बाय समय। प्रारंभिक वेग नहीं, अंतिम वेग, अंतिम वेग मतलब v, प्रारंभिक वेग मतलब u। यहां पे अंतिम वेग कितना हो जाएगा, देखो 0 से 1 सेकंड के लिए मेरा अंतिम वेग हो जाएगा बच्चा 9.8, है ना। ये अंतिम वेग हो गया। और प्रारंभिक क्या था, इसकी 0 थी, और डिवाइडेड बाय कितना, 1 सेकंड लगा यहां पे, तो इसको डिवाइड बाय 1 कर दो, तो त्वरण कितना है मेरा 9.8। समझ में आई बात। दूसरे केस में आप क्या करेंगे, अब देखो वस्तु 1 सेकंड बाद तो यहां पे आई होगी, मतलब 10 मीटर कहीं यहां आ गई। अब इससे आगे का करो, कैसे, जो इसकी अंतिम चाल क्या हो जाएगी, अब 9.6 हो जाएगी, और अब इसके लिए प्रारंभिक क्या होगी 9.8। तो 19.6 माइनस 19.8 अगर आप करते हैं, समय कितना रहेगा सर 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड रहेगा। क्यों, 1 सेकंड से 2 सेकंड में आने में एक ही सेकंड का तो समय लगा ये। और 19.6 माइनस 19.8 आप करेंगे तो ये अगेन कितना जाएगा 19.8 मीटर पर सेकेंड -2 त्वरण है ये, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप मुक्त पतन के केस में जो आपका त्वरण है वो इक्वल है, त्वरण चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन जिसे हम नाम देते हैं, ठीक है। आप इसको इससे भी माइनस करेंगे तब भी त्वरण उतना ही आएगा, लेकिन वेग बढ़ता है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है बच्चा। एक क्या रखना है कि मुक्त पतन के केस में वेग क्या होता है सर, वेग बढ़ता है, वेग बढ़ेगा। त्वरण क्या होता है, त्वरण कांस्टेंट रहता है या सेम रहता है या बराबर रहेगा त्वरण। बात समझ में आई। तो मुक्त पतन में इतना जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं, ऐसा क्यों होता है, मैंने इसलिए ये सारी चीजें आपको समझाई हैं, और ये मैंने पहले भी आपको चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि सर कि जो ये ग्रेविटेशन है, ये जी की जो वैल्यू है, ये कहां से निकल के आती है, ठीक है। चलिए
तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है। कौन सा फॉर्मूला मालूम है? देखो, आपने जाना है, जब हम फोर्स निकालते हैं, जब हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो क्या निकालते हैं सर? फोर्स का फॉर्मूला जो होता है F इक्वल्स टू होता है m इंटू ए। ये मेरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है मेरा कौन सा? गति का जो दूसरा नियम है, यही होता है गति का दूसरा नियम। तो इस नियम में आपका क्या है कि अब वहां पे तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो वहां पे सिंपल एक्सेलरेशन जो आप पृथ्वी पे अपने हाथों से कर रहे हैं, किसी चीज की वजह से आप धक्का दे रहे हैं या किसी चीज को खींच रहे हैं, रोक रहे हैं, वहां तो अलग इशू है। लेकिन यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये तुरंत उत्पन्न हो रहा है, तो ये मेरा F यहां से थोड़ा रिप्लेस होके ये A रिप्लेस होके मैं अब इसको mg से डिनोट करूंगा। ठीक है, डन। चलिए, अब मेरी जो ये वैल्यू है ना F इक्वल्स टू mg, अब मैं इसको ना इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर मेरी गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, कितने बल से कोई धरती जो है किसी चीज को अपनी ओर खींचती है, वो उसका फॉर्मूला है। अब इसमें F की जगह यहाँ पे ये रख दो, मतलब F की जगह क्या रखना है आपको? mg। तो F की जगह mg रख दो ऐसे, mg इक्वल्स टू ये आपका g ऐसी आएगा, ये कैपिटल M, ये किसका? ये धरती का मास है, ये किसी वस्तु का मास है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब यहाँ से g की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे आप, तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों मल्टीप्लीकेशन में, मतलब ये कैसा है? m मल्टीप्लाई g है। जो चीज़ें मल्टीप्लीकेशन में होती है बच्चा, वो यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाती है। मतलब कैसे होगा? ये g ऐसी रहेगा, ये m ऐसी रहेगा, ये स्मॉल m ऐसी रहेगा, यहाँ पे ये आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे m स्मॉल m। ये स्मॉल m से आपका स्मॉल m यहाँ पे कट जाता है, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पे g इक्वल टू बचेगा आपका g कैपिटल M एंड आर स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ी दो क्वेश्चन आते हैं, उन्हें जरा गौर से देखिएगा, इस चीज़ को थोड़ा मजाक में मत लेना। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ से आपका क्या जाना आपने कि सर जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी मतलब जो गुरुत्वीय मान जो होता है किसी चीज़ का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो करेगा आपका, एक तो उस पर गुरुत्वीय स्थिरांक पे डिपेंड करता है, एक धरती के द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, और एक दूरी पे डिपेंड करता है। कौन सी दूरी? वो मैं समझाता हूँ कौन सी दूरी पे डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, ये वस्तु के मान पे डिपेंड नहीं करता है, वस्तु के मास पे, वस्तु के द्रव्यमान पे जो ग्रेविटी जी है वो डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ से समझने मेरी दो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए ध्रुवों पे जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा होती है या कम होती है। दूसरा, जो हमारे विषुवत रेखा है उस पर आपको बताना है, विषुवत ऐसे लिखते हैं, जो विषुवत रेखा है उसमें जो आपकी ग्रेविटी होती है वो कम होती है ज़्यादा होती है, ये आपको बताना है। दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं, ये डेरिवेशन नहीं आएगा आपके पास। क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि आपको पिक्चर समझ में आ पाए। ठीक है, और पैसा वसूल वाली आपको लगे कि हाँ पैसा वसूल मूवी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, अब आपको क्या करना है? देखो, आपको धरती को पता है सर, धरती आपकी अंडाकार है, कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी धरती है, बिल्कुल ऐसी धरती। ये मेरे धरती का हो गया बच्चा अर्थ। ठीक है, और धरती से ये मेरी जो रेखा है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, यही तो विषुवत रेखा है। लेकिन इसके जो सेंटर से मैं एक पार्ट को ले लेता हूँ तो ये मेरी होती है रेडियस, है ना। तो ये मेरी क्या है? मेरी ये वाली मेरी है विषुवत रेखा, ये विषुवत बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक, ये मेरी विषुवत रेखा है। समझ में आई बात? अब जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे, ये इस तरफ, ये भी आपके एक रेडियस हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई, और जैसे आप यहाँ पे 90 डिग्री का बनाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका क्या हो जाते हैं? पोल हो जाते हैं। ये भी आपका पोल है और ये भी आपका क्या है? एक पोल है। ठीक है, डन। बात सबको समझ में आई है? तो अब आपको क्या देखना है? आप मुझे ये बताइए कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब ये धरती का जो मेरा सेंटर है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है, कौन सी त्रिज्या ज़्यादा होती है? ये त्रिज्या ज़्यादा होगी या ये वाली त्रिज्या? ये भी आर होगी, तो मतलब रेडियस कौन ज़्यादा होगी? ये वाली आर ज़्यादा होगी, ये वाली आर ज़्यादा होगी, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, जो रेडियस होती है ना, देखो आप यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जो ध्रुवों पे जो रेडियस होती है, आर जो होता है वो आपका कम होता है। ये वाली जो आर की वैल्यू है ये कम होती है, और जो विषुवत रेखा वाली जो ये आर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। रेडियस यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत इजी है। अब आपको इस फॉर्मूले में लगाना है। आपको मालूम होना चाहिए, देखो यहाँ पे जो जी है, देखो हमारा ये तो फिक्स है, एम भी फिक्स है, धरती का द्रव्यमान भी फिक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स सर यहाँ पे जब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। अगर जी बढ़ रहा होगा तो आर घटेगा, और अगर आर बढ़ रहा होगा तो जी घटेगा, इसलिए इसको बोला जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डन। चलिए, अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन, ध्रुवों पे जी का मान अधिकतम होता है या कम होता है?
तो आपको क्या याद रखना है सर, यहाँ पे ध्रुवों पे क्या है, रेडियस कम है, ध्रुवों पे रेडियस कम है, मैंने इसको इस साइन से डिनोट कर दिया, ध्रुवों पे रेडियस कम है। मैंने क्या कहा, ये आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये अगर ये कम हो रहा है तो ये आपका बढ़ेगा, तो मतलब जी की वैल्यू होनी चाहिए ज़्यादा। तो ध्रुवों पे हमेशा जो जी का जो मान होगा वो क्या होगा, महत्तम होगा। महत्तम बोले तो आपका अधिकतम होगा, वो ज़्यादा होगा, पहली बात। ठीक है, विषुवत रेखा में मैंने आपको कहा कि सर इसकी रेडियस ज़्यादा होती है। देखो मैंने धरती आप बना सकते हैं, देख लेना, जो इक्वेटर होता है वो ज़्यादा रेडियस का होता है, विषुवत रेखा जो होती है उसमें जो त्रिज्या होती है उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में क्या होगा, सेम मैं ऐसे कह रहा हूँ इसे। अब इस केस में जो है ये जो आर स्क्वायर है, जो त्रिज्या है वो ज़्यादा हो गई, मतलब रेडियस बढ़ गई एज कंपेयर टू इसकी त्रिज्या ज़्यादा है। और जब रेडियस बढ़ती है बच्चा तो हमारी जो ग्रेविटी होगी वो कम लगेगी, है ना, जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वहां पे कम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं विषुवत रेखा में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये बेसिकली आपके दो क्वेश्चन बड़े टॉप के क्वेश्चन है, इस बार भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। ये तो बाकी तो सारी फालतू की चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताऊंगा तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा व्हाट एंड वाई, क्योंकि आपको व्हाट तो पता है लेकिन वाई आपको मालूम नहीं होता है, आप केवल रट लेते हैं और फिर आपको फिर बाद में हो जाती है प्रॉब्लम। तो हमेशा याद रखिए जो ध्रुवों में आपका जो जी का मान होगा वो ज़्यादा होता है, ध्रुवों पे क्या होता है, जी का मान ज़्यादा होता है, और विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होता है, कम होता है। समझ में आई बात? चलिए अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें और बताता हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। अब ध्यान देना कि सर अब यहाँ देखो कि आप ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, है ना, धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण कम होगा कि ज़्यादा होगा? आपको मालूम होगा जब आप ऊपर ऊपर की तरफ जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आ गया ना जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कम होता है। कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा कि क्यों नहीं होगा? क्यों कम होना चाहिए सर? देखो ना सर, यहाँ से अगर जितनी ऊपर जाओगे आप, देखो अगर यहाँ ऊपर की तरफ जाते रहोगे तो सर यहाँ पे त्रिज्या आपकी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, रेडियस ज़्यादा होगी कि ऊपर जाते हुए कि नहीं होगी? अरे माना ये धरती है, धरती से ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपकी त्रिज्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और जब आपको मालूम होना चाहिए जब आपकी त्रिज्या बढ़ती है तो ग्रेविटी क्या होती है, आपकी कम होती है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे आपका कि जब आप क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, मतलब जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो फिर जी के मान में, जी का जो मान है उसमें क्या परिवर्तन आता है? तो जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो जी का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हाँ कम होगा, कम होगा। आपको मालूम है यार, धरती से एक 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 पॉइंट ऐसा भी तो है, एक प्लाइन वेग आपने नाम सुना होगा। प्लाइन वेग मतलब एक ऐसा वेग जिससे किसी भी चीज़ को क्या भेजा जाता है, एक जो पृथ्वी की जो सतह है उसके गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर भेजा जाता है, तो उसे प्लाइन वेग कहते हैं। तो मतलब धरती के ऊपर एक ऐसा एक बाउंड्री होगी ना जहाँ पे आपका जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता होगा, तो ऊपर ऊपर जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपकी त्रिज्या ऊपर की तरफ बढ़ रही है। देखो ये त्रिज्या है, सेंटर से ऊपर की तरफ जाओगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, तो त्रिज्या बढ़ेगी तो मतलब आपकी ग्रेविटी कम होगी, तो ऊंचाई पे जाने में जी कम होता है। ठीक है, और नीचे आओगे तो क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, जी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो अब माना, देखो यहां से नीचे की तरफ आ रहे हो, देखो यहाँ पे रेडियस कम हो गई, यहाँ पे होगी तो रेडियस कम होगी, यहाँ पे आओगे तो और त्रिज्या कम होगी। देखो ना त्रिज्या केवल इतनी की इतनी है यहाँ पे, तो त्रिज्या कम हो गई। तो मैं कह सकता हूँ देखो अगर आर घट रहा होगा तो जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मैं कह सकता हूँ ना, अगर धरती की तरफ सेंटर की तरफ आओगे तो आपका क्या होगा, त्रिज्या ज्यादा होनी चाहिए, जी क्या होना चाहिए, जी के मान ज्यादा होना चाहिए। देखो कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने, एक दो, और ऊंचाई पे क्या हो गया, तीन, और एक चौथा क्वेश्चन। नीचे की तरफ आओगे तो कम होगा, जी का मान बढ़ेगा, सॉरी। और पांचवा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंटर पे क्या होता है, मतलब पृथ्वी के बीच में जी का मान क्या होता है, इसमें यहां पे क्या होगा? तो हमेशा याद रखो ये ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, अपवाद होते हैं कि आपको जो पेपर में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का जो सेंटर पे मान होता है, सेंटर बोले तो केंद्र पे, जो पृथ्वी का केंद्र पे जो जी का मान होगा उसे याद रखिए वो होता है जीरो। पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान क्या होता है, जीरो। अब आप सोचेंगे सर कि नीचे आ रहे हैं तो जी का मान तो बढ़ना चाहिए, यही सोच रहे हैं ना। अब मैं ना यहाँ पे ये वाला नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके पीछे डेरिवेशन, इसके पीछे रीजंस हैं, उसका डेरिवेशन की मदद से ये मैथमेटिकली प्रूव किया हुआ है कि क्यों यहाँ पे जी होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि केंद्र पे आपकी जो वैल्यू होती है वो जी होती है। तो यहां से आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5। देखो 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे बता दिए जो परीक्षा में आपको कई कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दो क्वेश्चन मेरे और सुन लो, जो दो क्वेश्चन और आते हैं। क्या आते हैं सर? देखो अब आपने ये तो जान लिया कि सर जो जी है, क्या देखो क्या बोला जाता है कि आपका माना एक स्टोन है और एक क्या है, आपका पंख है।
ये कोई पंख है। अगर आपने इसको समान ऊंचाई से फेंका है या किसी एक बिल्डिंग से फेंक दिया आपने, तो धरती पर पहले कौन आएगा? कौन आएगा? एक पत्थर है और एक पंख है, कौन पहले आएगा? बिल्कुल सही, पंख पहले आएगा। नहीं, दोनों साथ में आएंगे। दोनों क्या आएंगे? साथ में आएंगे। अब बहुत सारे बोलेंगे कि सर पत्थर तो भारी है, और बहुतों को आंसर पता भी होगा कि सर दोनों साथ में आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको मालूम ही नहीं है कि दोनों ऐसा क्यों है, कि दोनों साथ क्यों आएंगे। तो हमेशा याद रखिए, क्या याद रखना है सर? आपको याद रखना है सर दोनों के लिए त्वरण तो समान है ना। त्वरण क्या है सर? समान है। जब त्वरण समान है मतलब वेग में जो परिवर्तन हो रहा होगा दोनों में समान हो रहा होगा, वेग में परिवर्तन समान हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर जिस वेग से ये आ रहा होगा उसी वेग से ये आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर त्वरण दोनों के लिए समान है। ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए त्वरण अलग हो, इसके लिए त्वरण अलग हो, ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता है। और आपको यहां से भी अगर मालूम हो जाना चाहिए जो जी की वैल्यू होती है, जी क्या है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, जी से हम इसे डिनोट करते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जी के ऊपर डिपेंड करता है, और धरती के मास के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है जो त्रिज्या होती है। लेकिन ये वस्तु का जो द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान समझते हैं मतलब भार, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है? ये नहीं करता। देखो मास से मास कट गया था यहाँ पे, तो ये द्रव्यमान के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता। तो अगर आपके कोई भारी वस्तु हो, कोई हल्की वस्तु हो, इनके द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा होगा, 1 किलो, तो पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा होगा। पंख बहुत हल्का होता है तो द्रव्यमान इसका कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों साथ पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। इसके पीछे की बहुत कहानी है। कैसे? देखो गैलीलियो ने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इन्होंने एक कैसा एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने लिया एक 10 किलो का पत्थर, एक लिया इन्होंने 7-8 किलो का पत्थर, दो पत्थर ले लिए इन्होंने, एक 7 kg का ले लिया, एक 5 kg का ले लिया, ऊपर से नीचे गिराया इन्होंने देखा यार ये दोनों तो लगभग बराबर पोजीशन में नीचे पहुंच रहे हैं, ये भी उसी लगभग मतलब दोनों सेम उसमें पहुंच रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। थोड़ी आगे पीछे हो सकता है लेकिन जो इनके बीच में जो अंतर है टाइम में बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, मालूम होगा कि एक इटली में एक मीनार है, ठीक है, उसका नाम क्या है आपका, उसको बोला जाता है पीसा। पीसा की एक मीनार है, या बिल्डिंग बोल, मीनार ही बोल लो इसे। तो जो यहाँ पे आपके जो गैलीलियो थे इटली में, पीसा, ठीक है, जो आपके गैलीलियो थे यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पीसा से ऊपर बिल्डिंग से में गए और वहाँ से ना इन्होंने कुछ चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी, ये फेंका वो फेंका। किस चीज़ के लिए सर? ये चेक करने के लिए कि क्या यार जब ये चीज़ें ऐसी होती हैं तो कुछ फ़र्क पड़ता है इनसे कि नहीं पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लिया पंख, एक लिया इन्होंने फीदर, एक लिया इन्होंने कॉइन, कॉइन मतलब सिक्का, ठीक है। जब इन्होंने कॉइन और सिक्का लिया, इन्होंने इसको नीचे धरती पर फेंका, तो जाहिर सी बात है देखो पंख तो लेट में आएगा नीचे, है ना, पंख तो वैसे लेट में आना चाहिए नीचे, और सिक्का पहले आ जाना चाहिए नीचे, सिक्का पहले आएगा और पंख लेट में आएगा। लेट मतलब लेट, लेट मतलब लेट, लेट मतलब लेट में आएगा, लेट मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएगा। तो इन्होंने सोचा यार, बोला जब मैंने 2 पत्थर फेंके तो ये इनमें जो बीच का जो टाइम है ये कम लग रहा है, लेकिन यार मैं जब पंख और सिक्का फेंक रहा हूँ तो इनमें दोनों में टाइम मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिर इन्होंने क्या देखा कि जो ये पंख है ये वायु की वजह से क्या हो रहा है, ये वायु की वजह से वायु इसे अपोज कर रही है। अपोज करने का मतलब सर मेरा कुछ पंख इस टाइप से होता है, अब इसमें हवा लगेगी नीचे से, अब हवा इसे क्या करेगी, ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ धकेलेगी ना, अपोज करेगी ना। अपोज करना मतलब उसके मार्ग से उसको भटका देगी, तो उसके मार्ग से भटकाएगी तो पृथ्वी पर आने पे से समय लग जाएगा ज़्यादा, समझ में आई, समय लग जाएगा ज़्यादा। तो इनका दिमाग यहाँ से घूम गया, इन्होंने बोला यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखो भैया यहाँ पे वायु है, बोला इस वजह से कोई चीज़ क्या हो रही, धरती पर लेट में पहुंच रही है। अगर बोला अगर ये वायु नहीं होगी या कुछ और भी बल हो सकते हैं जो आपके वायुमंडल में मौजूद हैं, थोड़ी बहुत आपके हो सकता है कि देखो डस्ट के पार्टिकल होते हैं आपके, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है कि वस्तुओं के कुछ जो द्रव्यमान होता है वो डिपेंड करता है बहुत चीज़ों के ऊपर। तो हो सकता है मोटा मोटा ले लो कि वायु की वजह से ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर एक टाइम समय पर नहीं पहुँच पा रही हैं। इज इट और नॉट? फिर इन्होंने क्या कहा, देखो भैया वायु थी इसलिए ये धरती पे नहीं पहुंची। अगर बोला अगर वायु नहीं होगी तो कोई भी चीज हो, मतलब आप चाहे अब एक कॉटन मतलब एक रुई डालो या फिर रुई के साथ सिक्का, ये दोनों के दोनों समय एक समान टाइम पे धरती पर पहुंचेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर हमारे जो वायुमंडल में हैं वहाँ पे डिफरेंट काइंड की ऑफ गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, चीज़ें धरती पर
एक समय पे नहीं पहुंच पाते। अगर मैं रुई की बात करूं तो रुई नहीं आएगी, रुई और सिक्का डाल दो कहीं से, 10 रुपये 20 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का तो खैर होता नहीं है, 10 रुपये का सिक्का डालो ऊपर किसी बिल्डिंग से, रुई और दोनों को, तो देखना सिक्का पहले आ जाएगा, आता ही है। लेकिन ये दोनों सेम टाइम पे आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि सर जो त्वरण होता है किसी भी वस्तु के लिए, जो त्वरण ग्रेविटी जो होती है, त्वरण जो होता है वो केवल सर वो वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। और जब द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगा तो दोनों वस्तुओं पे एक्सेलरेशन एक जैसा लग रहा है, और एक्सेलरेशन एक जैसा लग रहा है तो फिर दोनों एक समय पे नीचे आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक ऐसा वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात, निर्वात बोले तो एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी हवा पानी नहीं है, निर्वात, उसको बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम जिसे बोल दिया जाता है। और निर्वात में जब आप दोनों को डालेंगे नीचे, किसी को भी डाल लो, मतलब पंख और किसी एक भारी वस्तु, पत्थर को डाल लो या रुई या पत्थर को डाल लो, तो दोनों समान समय पे नीचे धरती पर पहुंचेंगी। कब? जब आपका कोई निर्वात में अगर आप किसी चीज को फेंकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर दोनों के लिए जो त्वरण का मान होगा, त्वरण क्या होना चाहिए, दोनों के लिए समान हो जाएगा। और त्वरण समान है तो मतलब दोनों चीजें समान समय में धरती पर पहुंचेगी। और ये किसने बताया था? ये बताया था गैलीलियो ने। ठीक है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब ये चीज़ें बताई ना तो पहले लोग तो ये सोचते थे ना कि कोई हल्की है, मतलब जैसे एक कॉटन है और एक मेरा बड़ा पत्थर है, तो भैया पत्थर पहले नीचे धरती पर पहुंच जाएगा। तो पहले तो लोग ये सोचते थे कि जो भारी है वो जल्दी धरती पर आ जाएगा। किसने बताया था? ये एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने ये बताया था आपको कि ऐसा कुछ होता है भैया कि अगर आप भारी वस्तु है, एक हल्की वस्तु है, तो भारी वस्तु पृथ्वी पर जल्दी पहुंचेगी। लेकिन जब गैलीलियो ने ये बताया ना कि भैया बोला दोनों की दोनों, चाहे कोई हल्की हो कोई भारी हो, हल्की और भारी को फेंकोगे तो दोनों एक ही समय पे धरती पर पहुंचेंगे, तो इससे बहुत जबरदस्त भूचाल आ गया था वैज्ञानिकों की दुनिया में। क्योंकि सब सारे लोग इन पे ऊपर काम कर रहे होते थे। अब सारे लोग इन पे ऊपर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है किसी भी चीज को समझने के लिए कि दोनों वस्तुएं वाकई में एक समय पे नीचे आती हैं। ठीक है, सो ये था आपका बेसिकली त्वरण के बारे में। तो आपको यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए, जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। और एक बस आपको मात्र ये चीज याद रखनी है कि गैलीलियो ने क्या किया था, या कोई भी जो अलग अलग द्रव्यमान की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या करेंगी, समान समय पर धरती पर पहुंचती हैं। इतनी चीज आपको ये याद रखनी है। ठीक है, क्यों होता है, कैसा होता है, ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। आई होप को तो आपको इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे आज के मेन मुद्दे के बारे में, जो होने वाला है हमारा द्रव्यमान और भार। तो आप हर रोज क्या करते हैं, अपना वेट को चेक करवाते हैं, अपना वेट जो है इधर से उधर चेक करवाते रहते हैं, कभी कहीं 1 रुपये देके, कहीं 2 रुपये देके, है ना, ऐसे करते रहते हैं। डॉक्टर के पास भी कभी गए होंगे तो आप क्या बोलते हैं कि भैया ये डॉक्टर आपका क्या करता है, वेट चेक करता है ना। तो डॉक्टर का हमेशा क्या करता है, आपका वेट चेक करता है। और आप वेट में क्या चेक करते हैं, सर हम बोलते हैं मेरा भार इतना है। तो आज इस चीज़ को समझिएगा, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि द्रव्यमान क्या होता है, समझिएगा मेरी बात। द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान क्या होता है, मेरी पदार्थ की मात्रा होती है। अब सर ये पदार्थ की मात्रा से मतलब क्या है आपका, मेरे हाथ में एक मार्कर है तो मतलब ये किसी पदार्थ से मिलकर बना होगा। बिल्कुल सर बना होगा। अभी ये इसमें ज़्यादा पदार्थ लगा हुआ है। अगर मैं केवल इसके कैप की बात करूं तो इसमें कम पदार्थ लगा हुआ है ना, कम पदार्थ लगा है। आप धरती पर हैं, धरती पे मैं मान के चलूं, माना जो ये मार्कर है इसका 500 ग्राम है, इसका जो द्रव्यमान है 500 ग्राम है। ठीक है, जो मतलब अब मान के चलो धरती पे ये ऐसा है, ये मार्कर ऐसा है। अगर गलती से इसमें पंख आ जाए और ये किसी दूसरे ग्रह पे पहुंच जाए, माना मंगल ये है, अगर माना ये मंगल पे पहुंच गया, तो क्या मंगल पे जाने के बाद जो मार्कर ये है, तो क्या वहां पे कोई ऐसा भूत पिशाच होने से इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा कि अभी ये साइज इसका इतना है, मान के चलो ये 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से ये 5 सेंटीमीटर पहुंच जाए, ऐसा क्या पॉसिबल है। यहाँ से ये मेरी पृथ्वी है, ये मेरी अर्थ है, अर्थ से मैं ऊपर चला गया, मास इस पे मंगल पे चला गया या चंद्रमा पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो क्या इसका जो जितने पदार्थ से मिलके बना हुआ या कम होगा, क्या ये ज़्यादा हो जाएगा। ये मेरे पास इसका कैप है, तो क्या ये कैप जो है जितना अभी यहाँ धरती पे है, तो ये इसको मैं किसी दूसरे प्लेनेट पे लेके जाऊंगा तो क्या ये कैप बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा ये कैप, सर नहीं होगा, ये कैप बड़ा नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए, द्रव्यमान कहीं भी चले जाओ तो द्रव्यमान समान रहता है। क्या रहता है, द्रव्यमान हमेशा सर समान रहता है। मतलब आप चाहे चंद्रमा पे चले जाओ या फिर आप अंतरिक्ष में किसी भी स्थान पे चले जाओ,
पृथ्वी से आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। समझा दिया मैंने क्यों होता है ये द्रव्यमान समान। भार समझिए, भार बेसिकली क्या है? देखो, जब भी हम भार की बात करते हैं तो भार क्या होता है? एक बल होता है, ठीक है। अब क्यों बल होता है? अरे आप लोग सर ये हैं, आपने कहा चलो अपना वेट चेक करवाएं, आप गए और यहां पे तराजू में जाके बैठ गए, ठीक है। तराजू में जाके बैठ गए तो इस तराजू में बैठने पे आपका क्या हुआ? इसमें आपकी दो चीजें हुई। पहले तो देखो, एक तो आपका द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान समझते हैं, द्रव्यमान समझते हैं कि आपकी बॉडी कितने पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। एक तो द्रव्यमान होगा आपका, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका कोई द्रव्यमान है, क्यों? क्योंकि किसी पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। इसके मैं द्रव्यमान की बात करूं तो इसका भी एक द्रव्यमान है, ये भी किसी पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। इज इट और नॉट? ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये भी मैंने यहाँ पे एक मैंने तराजू ले लिया और इस तराजू में मैंने ये ढक्कन रख दिया। मान के चलो छोटा बना दिया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये लो, थोड़ी समझने में आसानी हो जाएगी। ये मैंने तराजू में ये ढक्कन भी रख दिया। इसका मुझे क्या करना है? मुझे भार मुझे चेक करना है इसका। तो बेसिकली भार क्या है? तो भार जब भी आप बच्चे बात करते हैं तो इस केस में आता है द्रव्यमान, और साथ में होगा क्या आपका? देखो, एक द्रव्यमान लगा रहे हैं, मतलब ऊपर से एक क्या होगा, एक मैं इसके नीचे से क्या होगा, एक देखो धरती पे है, ये धरती पे कहीं आपका ये तराजू रखा हुआ होगा। तो जब धरती पे आपने तराजू रखा होगा तो धरती मालूम है आपको कि एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, लगाती कि नहीं लगाती है। और उसकी वजह से क्या होता है सर? एक त्वरण होता है, त्वरण होता है, जिसे मैं किससे बात करता हूँ? जी से। तो हमेशा याद रखिए, जब भी मैं भार की बात करता हूँ इसमें दो चीजें आती हैं। क्या? एक आता है आपका द्रव्यमान, और द्रव्यमान को मैं एम लिखता हूं, मास। और एक इसमें दूसरा क्या आता है सर? जी, त्वरण। तो जब भी हम भार की बात करेंगे तो इसमें दो चीजें आ जाएंगी, भार और त्वरण, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखिए होगा क्या, जब ये व्यक्ति यहां पे बैठ गया है तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ कोई फोर्स लगा रहा होगा, लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? अरे नीचे की तरफ इसमें बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो एक तो ये खुद बैठा हुआ है, एक तो बल ये लग रहा है, एक धरती भी खुद अपने आप एक ग्रेविटी के कारण एक फोर्स, खुद भी ग्रेविटी भी लगा रही है। मतलब पृथ्वी भी तो लगाएगी इसके लिए, नीचे की तरफ एक कोई फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? तो एक बल ये है जो ये लगा रहा है, जैसे मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, एक मेरा ये कैप है, तो जाहिर सी बात है ये कैप नीचे की तरफ कहीं एक इस टाइप से फोर्स लगा रहा होगा, नीचे के लिए लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? तो अब हमने क्या जाना था? हमने देखा था जो बल होता है, फोर्स, इसको मैं एफ लिख देता हूं। तो एफ कितना होता है? तो आपको मालूम है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। नॉर्मल केस में यही होता है, लेकिन यहां पे मैंने ग्रेविटी की बात कर रहा हूं कि ग्रेविटी आ गई है इसमें क्या आ गई है? ग्रेविटी आ गई है। तो मैं F इक्वल टू लिख देता हूं बच्चा, मास इंटू ग्रेविटी। जी, लेकिन मैंने कहा कि सर जो ये बॉडी है ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है, द्रव्यमान है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है। तो मैं इसको F से डिनोट ना करके मैं इसको W से डिनोट कर सकता हूं, W। तो W इक्वल टू हो गया मेरा M इंटू जी। बात समझ में आई सभी को? W इक्वल टू M इंटू जी। समझ में आई बात? तो बेसिकली क्या होगा कि जो ये वस्तु का भार है, किसी भी चीज का भार हो सकता है, जैसे मेरी ये कैप है, इसका जो ये भार है आपका, ये भार क्या है? बेसिकली ये एक बल है। ये क्या है? एक बल है। तो मैं कहूंगा कि भार क्या है? बेसिकली एक क्या है? एक भार, एक क्या है? बल है, जो क्या करता है? पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार क्या है? एक बल है जो क्या करेगा? पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा। अब होता है कि नहीं होता है पृथ्वी की ओर आकर्षित? पृथ्वी पर आकर्षित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सर पृथ्वी, देखो पृथ्वी तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित कर ही रही है, लेकिन ये ऊपर से एक वेट मैंने रख दिया इसके ऊपर इतना बड़ा, या इसके ऊपर मैंने ये कैप जो रखा हुआ है, तो इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ लगेगा, धरती पे लगेगा, तो मतलब धरती पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो मतलब ये क्या होगा? एक बल लगा रहा है और पृथ्वी क्या कर रही है? इसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। समझ में आई बात? तो मैं कह सकता हूं कि भार बेसिकली क्या है? एक भार एक बल है। और भार जब एक बल है तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए? सेम वही मात्रक होना चाहिए सर जो बल का होता है। क्या? न्यूटन। क्या होगा इसका मात्रक? न्यूटन। कौन सा? SI मात्रक न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि देखो बल का क्या होता है आपका, हमेशा एक इसमें दिशा है, दिशा है। तो बल में जब दिशा होगी तो मैं कह सकता हूं बल क्या मेरी एक सदिश राशि है। सदिश मतलब जिसमें एक दिशा होती है। अब दिशा है कि नहीं है? अब ये व्यक्ति ने यहाँ पे फोर्स लगाया तो मतलब नीचे की तरफ ही तो लगाया होगा, एक निश्चित दिशा की तरफ ये लगा रहा है ना। तो मैं कह सकता हूं कि बल जो है एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन है। तो सदिश राशि का मतलब क्या होता है? बल एक सदिश राशि है जिसमें क्या होता है? एक परिमाण होगा,
एक परिमाण होगा और एक क्या होगा मेरा, परिमाण होगा और परिमाण तथा दिशा हो गया। अब परिमाण समझते हैं, परिमाण क्या हो गया। परिमाण का मतलब होता है एक नंबर, मतलब एक वैल्यू। वैल्यू मीन्स सर 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, तो 2 मतलब ये परिमाण है, एक वैल्यू है। अगर कोई 60 किलो का आदमी है तो उसका अलग भार होगा, 100 किलो वाले आदमी का अलग भार होगा, 100 किलोग्राम मतलब मैं कह दूं माना 100 न्यूटन, माना मैंने कहा 50 न्यूटन, मैंने कहा 70 न्यूटन, ठीक है, वो ये न्यूटन नहीं है, ठीक है, न्यूटन को मैं, ये यूनिट है भार की, बल की यूनिट है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ये एक वैल्यू है, तो ये इसको बोला जाता है बच्चा परिमाण। और दिशा नीचे की तरफ लगा रहा है तो मैं बोलूंगा दिशा, तो इसमें दिशा भी है और एक वैल्यू भी है, इसलिए फोर्स एक बल क्या हो जाता है मेरा, सदिश राशि हो जाती है। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि आपको मालूम है कि सर जो ग्रेविटी होती है, जी क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है ना, स्थिर होता है, जी हमेशा स्थिर होता है। और आपको यहाँ पे W की जो वैल्यू है, W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, M इंटू जी आया, यही आया। जब G की वैल्यू मेरी फिक्स हो गई, ये फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, G की वैल्यू तो फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो मैं कह सकता हूँ जो वेट होता है ना, वेट मतलब जो ये W है, ये वेट ही तो है ये, तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। समझ में आई बात। तो इसलिए कभी हम ग्रेविटी के ऊपर इसे डिपेंड नहीं करते या ग्रेविटी की हम इसे बात नहीं करते, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या कहा, जितना देखो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इनवर्सली में क्या होता है, एक बढ़ता है दूसरा एक बढ़ेगा तो दूसरा घटता है। तो यहाँ पे W बढ़ेगा तो M भी बढ़ेगा, W घटेगा तो M भी घटेगा। तो देखो जब भी हम भार की बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास बोले तो द्रव्यमान की। तो हम कह सकते हैं कि माना कोई द्रव्यमान मतलब एक व्यक्ति, एक ये है, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, हट्टा कट्टा सा, एक व्यक्ति ये है, तो किसका भार ज्यादा होगा, इसका या इसका। सर इस ये ज्यादा पदार्थ से बना हुआ है, इसमें जो पदार्थ की मात्रा होगी वो ज्यादा होगी। बड़ा आदमी है, कोई 20 साल का बच्चा है और कोई माना 5 साल का बच्चा है, तो देखो 5 साल का जो बच्चा होगा वो कम पदार्थ से बना होगा, पदार्थ की मात्रा इसमें कम होगी, पदार्थ की मात्रा इसमें कम होगी और इसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जिसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो मतलब उसका मास ज़्यादा है, द्रव्यमान यही तो होता है, और उसका वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब द्रव्य मास ज़्यादा हो गया तो वेट भी ज़्यादा हो गया। और इस टाइप से सर आप क्या निकालते हैं, अपना जो वेट होता है उसे निकालते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली द्रव्यमान और भार में, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपने क्या जाना था कि जब किसी वस्तु को कि धरती से या पृथ्वी से कहीं भी लेके चले जाओ, अंतरिक्ष में लेके जाओ, किसी भी प्लेनेट में लेके चले जाओ, तो द्रव्यमान तो होता है समान, लेकिन हमेशा याद रखिए जो भार होता है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। मतलब भार इक्वल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा इक्वल, इस ग्रेविटी की वजह से। क्यों, क्योंकि सर पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो तो 9.8 है, ये तो फिक्स है। लेकिन हो सकता है अगर आप चले गए चंद्रमा पे तो वहां पे ये जो ग्रेविटी होगी वो अलग हो जाएगी, और जब ग्रेविटी अलग होगी तो जी की वैल्यू कांस्टेंट ना होकर के ये जी की वैल्यू कोई वेरी करेगा, तो मतलब जाहिर सी बात है आपका वेट भी वेरी करेगा, क्योंकि जी अब अलग हो गया है ना। तो जी अलग हो गया तो जी के जब मान आपका मास के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वेट चेंज हो जाएगा। तो मतलब जो पृथ्वी पे, बात समझ में आ रही, माना W इक्वल टू मैंने कहा वेट, मैं कह रहा हूँ 20 किलोग्राम का कोई आदमी है, 20 केजी का कोई आदमी है, और इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा 9.8 होगा, ठीक है। तो ये तो पृथ्वी पर है, लेकिन मैं किसी और प्लेनेट की बात करता हूँ, माना तुम चंद्रमा पे चले गए तो वहां पे ग्रेविटी अलग होगी, तो जो वहां पे W की वैल्यू आएगी, जो वेट आएगा वहां पे, तो आदमी तो वही है, द्रव्यमान तो आदमी का वही रहेगा 20 रहेगा, लेकिन जो ये जी की वैल्यू चेंज होकर माना हो सकता है 10.8 हो जाए। तो मैं कह सकता हूं कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से किसी दूसरे उपग्रह में लेके जाएंगे तो उसका जो वेट होगा, जो भार होगा, वो क्या हो जाएगा सर, डिफरेंट होगा। डिफरेंट मतलब अलग होगा। और किस वजह से अलग हो रहा है सर, ये गुरुत्वीय जी की वजह से हो रहा है। बात समझ में आई सभी को कि नहीं आई? बोर तो नहीं हो गए तुम लोग? देखो यार मैं ना इसलिए हर एक चीज़ को आप लोगों को ना बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ, बेसिक से। हो सकता है आपको ये चीज़ें आती हों, लेकिन आपके साथ ऐसे भी कोई बच्चे होंगे जिनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी, ठीक है। तो हमेशा मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको कितना अपना बेस्ट दे दूं, अपना बेस्ट इन द सेंस की छोटी से छोटी चीजें आपको समझा दूं। आपका एक भी कॉन्सेप्ट हिलना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट पकड़ के चलोगे तो हर एक क्वेश्चन 100% मार के आ जाओगे। कॉन्सेप्ट पकड़ के नहीं चलोगे तो थोड़ा सा हिला फुला दिया ना क्वेश्चन को तो खुद भी वहां पे हिल जाओगे। तो हिलना नहीं है, हिलना नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ लो। और यकीन मानो ये गुरुत्वाकर्षण बल है एक ऐसा जिसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं, और इसके बाद इतना कोई ज़्यादा बहुत कोई खास नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें समझ जाओगे तो क्वेश्चन करने बहुत टफ नहीं होते। फिजिक्स मैंने आपको हमेशा कहता हूँ बहुत ईजी सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा रटने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है,
ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिक्स अपने अच्छे रखो, बेसिक्स अच्छे रखोगे तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बेसिक्स नहीं है तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन फिर हो गया फिर काम, ठीक है। तो अब आपको एक क्वेश्चन जानना है। क्वेश्चन क्या जानना है? देखो, क्वेश्चन ये जानना है कि कोई वस्तु है, पृथ्वी पर कोई वस्तु है, इसका जो आपका द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर क्या है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम है। अब आपको क्या करना है कि इसका जो है पृथ्वी पर इसका जो है भार कितना होगा, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो बहुत इजी है सर, आपको ये मालूम है W = m × g होता है, तो आप कर सकते हैं। W = मास कितना है मेरा 10 है, ग्रेविटी आपको पता है 9.8 है, ये है। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल कितना आएगा मेरा यहाँ पे 98 आ गया। 98 क्या सर, ये मेरा फोर्स है, वेट क्या है मेरा फोर्स लग रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ 98 न्यूटन, आपका आंसर आ गया। एक बात तो ये रही, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को चेंज क्या करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैंने चेंज ये कर दिया कि माना ये बताइए मुझे कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। 10 न्यूटन का क्या लग रहा है कि मतलब पृथ्वी पर अगर आप किसी भी चीज़ को वजन को नापते हैं तो वो 10 न्यूटन आता है। 10 न्यूटन, जैसे यहाँ पे 98 न्यूटन आया, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पृथ्वी पर किसी का बल वजन को तोला और उसका वो जो आ गया वो आया 10 न्यूटन। अब ये बताओ कि चंद्रमा पे इसका जो वजन होगा या वेट होगा वो कितना होगा चंद्रमा पे। तो हमेशा याद रखिएगा, जब चंद्रमा पे पूछा जाए कि चंद्रमा पे कितना होगा, तो अगर किसी वस्तु का भार अगर आपको चंद्रमा पे जानना है, क्या किसी आपको अगर वस्तु का चंद्रमा पर भार जानना है, वस्तु का भार, ठीक है, वस्तु का भार चंद्रमा पर, तो हमेशा याद रखिए इसमें क्या होगा आपका, इसको आपको सिंपली करना क्या है कि इसको 1/6 कर दो, 1/6 मल्टीप्लाई पृथ्वी के भार के, पृथ्वी के भार के, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पृथ्वी पर 10 न्यूटन बल लग रहा है तो चंद्रमा पर कितना लगेगा 10/6, ये ऐसा हो जाएगा। तो पृथ्वी पर भार बटे 6 कर दो इसका, तो 10/6 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 6 × 1 = 6 एंड 6 × 3 = 18, 6 1.67 न्यूटन। तो ये आपका चंद्रमा पर भार आ गया। तो चंद्रमा पर भार कैसे निकालेंगे, चंद्रमा पर भार आप निकालेंगे पृथ्वी के भार में आप /6 कर देंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है कि आ सकता है ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन। देखो ये बस केवल आपको 6 से डिवाइड करना है, बस इतना आपको याद रखना है बस। और अगर आप इतना कर देते हो तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक बात तो ये हो गई सर, है ना। अब कुछ दूसरी बात करते हैं। अब बहुतों को लग रहा होगा सर कि ये 1/6 कैसे हो गया, है ना, ये भी बहुतों को लग रहा होगा। तो याद रखिए कि जो हमारे पास ये वाला फोर्स इक्वल टू क्या था मेरा m, एक मैं वस्तु को m से करता था, यहाँ पे एक मेरा g तो फिक्स है और मैं इसको r² करता था, यही करता था। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं जब धरती की बात करता हूँ धरती के लिए मास अलग होगा। धरती के लिए मास क्या होता है, धरती का जो मास होता है वो होता है 5.98 10⁻²⁴। देखो कितना ज़्यादा मास है, कितना द्रव्यमान है धरती का, है ना। और जो इसकी रेडियस होती है वो होती है 6.37 × 10⁻9 या 9 या 6 कुछ ऐसे होती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मास अलग है और इसकी रेडियस अलग है। रेडियस समझ गए, धरती से ये दूरी, ये वाली ये रेडियस कहते हैं। जब मैं चंद्रमा की बात करता हूँ, चंद्रमा की, मून की, तो मून का जो मास है वो अलग हो गया। मून पे कितना मास होगा, मून का मास होता है 7.36 × 10⁻22। ये मून का मास है, कम है ना। देखो 10⁻24 और देखो मून का मास थोड़ा कम है लेकिन मास तो है। और ऐसे सर मून की त्रिज्या होती है 1.74 10⁻6, ये मून की त्रिज्या है। तो इनके मान में परिवर्तन आ गया। तो इसके मान में जब परिवर्तन आ गया, जब आप ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो इनके मान में परिवर्तन आ जाता है। तो फिर ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो इस वजह से ये इस टाइप से फाइनली ये निकल के आता है 1/6 पृथ्वी के भार के, जो चंद्रमा का भार होता है। तो इतना लपड़ झपड़ में मत पड़ो, ये काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि पृथ्वी के भार से आपको /6 कर देना है, तो आप पे चंद्रमा का भार निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको जाननी थी। और एक बस आज लास्ट के लिए आप ये मान के चलिए कि अगर आपको आ गया कि जो गुरुत्वीय त्वरण g है और जो गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल G है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो G की वैल्यू होती है सर वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यही होता है, त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है।
और इस जी की मान क्या होता है 6.67, आपका 3 4 10⁻11, ये भी इजी है। न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोग्राम स्क्वायर, है ना। क्या जी की वैल्यू फिक्स होती है? क्या इस जी की वैल्यू फिक्स होती है? जी हाँ, नहीं, अलग होती है। मतलब जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होगा, जो त्वरण लगेगा वो अलग अलग होगा, हर एक स्थान पर अलग अलग होता है। अभी तो मैंने बताया था आपका, देखो विषुवत रेखा पे अलग है, इस पे अलग है। हम ध्रुवों पे कैलकुलेट करते हैं, जो ये 9.8 आता है ना, ये ध्रुवों के लिए आता है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन 9.8 ही मान के चलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बस सिंपल सी कहने की बात मेरी क्या है, सिंपल सी कहने की बात मेरी है, इसीलिए तो सैटेलाइट वगैरह होता है ना, यहाँ ये इस यहाँ से ही उसे वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, सैटेलाइटों को भेजते हैं ना ऊपर की तरफ। तो देखा होगा आपने, यहाँ आंध्र उंध्र की तरफ से भेजते हैं, वो इस तरफ ही तो होते हैं वो सारे के सारे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ से एक्सेलरेशन उसे मिल जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। चलो इसके भी तुम्हारे काम का नहीं है। चलो ये अलग अलग हो गया, तो ग्रेविटी की वैल्यू सब जगह अलग होगी, लेकिन सर जो ये जी होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। ये कहीं भी चले जाओ, जो इस जी की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, ठीक है। तो ये सदैव स्थिर रहेगा। अब बताओ, क्या ये जी सदिश राशि होगी अदिश राशि होगी? तो सर त्वरण क्या होता है? सदिश होता है, तो ये जी भी तो सदिश ही होगा। अब ये जी क्या होगा? सर ये तो एक मेरी केवल वैल्यू है ना, ये तो कोई एक स्थिरांक है ना, तो ये अदिश होगा ना मेरा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दैट्स इट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, जो ये ग्रेविटी वाला जो आपका चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो मिलेंगे हम एक और टॉपिक के साथ। बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिसमें आप जानेंगे प्रणोद क्या होता है ना, दाब क्या होता है, उत्प्लावन क्या होता है, ठीक है, और आर्किमिडीज के सिद्धांत वगैरह। देखो आज तक बचपन में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, और आपको अगर वो चीज़ें तब समझ में नहीं आई हैं, तो मैं आपको 100% 101% कहता हूँ कि हर एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है। सो मिलेंगे हम इन टॉपिक्स के साथ, थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा, सो दैट कि आपको चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।